तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज जो सटासट फटाफट सेशन है, इसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और गजब के प्रश्न यहाँ पर आज हम देखेंगे, और जो कि ये प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी बार बार यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप इस चैनल को बढ़ावा देंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा और हम और भी अच्छी तरीके से आपके लिए काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है? सार्वजनिक सेवा वाहन का मतलब है पब्लिक सर्विस व्हीकल, जो पब्लिक के यूज के लिए नहीं है। तो स्टेज करी जाए, जिससे कि हम यात्री बैठते हैं, अलग अलग किराया देते हैं। अनुबंध करी जाए, इसमें भी आप एक आम पब्लिक व्यक्ति है ले जा सकता है। मैक्सी का भी पब्लिक के लिए होता है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान बस होता है ना, ये साथियों आप सभी को पता होगा, ये जो गाड़ी है केवल स्कूल के लिए काम की होती है। केवल स्कूल की जो साथी होते हैं ना, स्कूल में जैसे कि आप बात कर सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, छात्र हो सकता है, टीचर हो सकता है, टीचर है ना, और स्टाफ या कर्मचारी जो भी होते हैं वहाँ पे, वो कर्मचारी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता, और उसके अलावा किसी और का परिवहन यहाँ पर नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होती है, अनुबंध कैरिज होती है, ये इसे ठेका गाड़ी भी कहा जाता है, जो ठेके पे काम करती है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में परमिट की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है? तो जो धारा 66 है, इसमें परमिट की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। धारा जो 39 है वो आरसी की अनिवार्यता को दर्शाती है। धारा 56 है आपकी फिटनेस की अनिवार्यता को दर्शाती है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जो प्राइवेट व्हीकल होता है इनका फिटनेस प्रमाण पत्र आपको पता होगा 15 साल के लिए होता है। जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनका फिटनेस प्रमाण पत्र जो होता है 2+2+2+, इस प्रकार से यहाँ पे जारी किया जाता है। तो आपको पता होगा इसके बाद में 1 साल 1 साल 1 साल। जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनका फिटनेस प्रमाण पत्र 2-2-2-2 8 साल तक, फिर 1-1-1-1 इस साल इस प्रकार से जारी किया जाता है। तो आप सभी को इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न 3 है, विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस धारा द्वारा एक अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है? तो अस्थायी जो परमिट है, अस्थायी परमिट के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। तो 100 जो धारा 87 है, धारा 87 में पहले 87 की 1C जो है, इसके तहत अस्थायी परमिट है, विशेष अस्थायी आवश्यकता। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो धारा 87 है, इसका खंड 1 है, इसका भी जो A है, A किससे संबंधित है? मेला या धार्मिक। B किससे संबंधित है? मौसमी कोई अगर काम हो जाए। सी क्या है? कोई विशिष्ट काम आ जाए। और डी है परमिट दे दिया है, आपने परमिट के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन परमिट जारी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि विशेष जो अस्थायी परमिट होता है उसको भी कई प्रकार से जारी यहाँ पर किया जाता है ना। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर मौसमी कोई मेला होता है, या आपको धार्मिक उत्सव होता है, कोई विशिष्ट परिस्थितियाँ आती है। तो यहाँ पर विशिष्ट परिस्थितियाँ या विशेष जो परिस्थिति आती है ना, विशेष स्थितियों में भी अस्थायी परमिट दिया जा सकता है। तो उसकी ही चर्चा यहाँ पे हो रही है। प्रश्न 4 है, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना कितना है? धारा 181, इसके तहत 5000 का जुर्माना यहाँ पर होता है। आप सभी को पता है धारा 3 व धारा 4 का उल्लंघन करने पर यहाँ पर धारा 181 लगाई जाती है, और ड्राइवर के ऊपर 5000 का जुर्माना और 3 माह की कैद का भी प्रावधान यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 5 है, 66 की उपधारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन में भारी मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना कितना होगा? तो यहाँ पर धारा 66 के उल्लंघन पर कह रहे हैं। धारा 66 जो है आप सभी को पता है परमिट से संबंधित है, और परमिट नहीं होने पर आप सभी को पता है कि धारा 192 ए आपके ऊपर लागू होती है। और जुर्माने की बात करते हैं तो यहाँ पर 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 से पहले ये जुर्माना जो है यहाँ पर 5,000 रुपये था, लेकिन अब इसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि ये पहले जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2019 से पहले, लेकिन अब इसका जो जुर्माना है 10,000 कर दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में वो रखना है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 निकालते हैं। एल प्लेट का न्यूनतम आकार कितना होता है? आप सभी को पता है जब गाड़ी सीखते हैं ना, तो गाड़ी सीखने जिस गाड़ी को हम चलाते हैं सीखते समय, उस गाड़ी पर एल बना होना चाहिए भाई, एल बना होना चाहिए। इसका जो बैकग्राउंड होता है ना, जो बोर्ड होता है, वो ये वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। ये एल होता है, रेड कलर में होता है। ठीक है। ये बोर्ड जो होता है ये 18 × 18 का होता है। एल है यहाँ से 10, यहाँ से 9 और यहाँ से 2 होता है।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूनतम आकार क्या होता है इसके बारे में पूछा, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। आप सभी को पता होगा कि धारा 184 जो है यहां पर जो खतरनाक ड्राइविंग को इंडिकेट करती है और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, इसमें एक तो रेड बत्ती को आप पार करते हैं, स्टॉप लाइन को पार करते हैं, आप गलत दिशा में यान चलाते हैं, या आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, गलत ओवरटेक करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या होता है कि जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और जुर्माना कितना है, 1000 से लेके यहां पर 2000 तक का जुर्माना है। 6 माह से लेके 12 माह तक का कैद का भी प्रावधान है, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा 184 जो धारा है इसके तहत आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी रद्द या सस्पेंड है वो किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो जवाब है क्या हो सकता है, यहां पर दिया गया है, देखो, जुर्माने से जो कि 1000 से कम नहीं होगा, कारावास जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगी। शानदार प्रश्न पूछा गया, कितना डीपली प्रश्न पूछा गया है। अयोग्य, यहां पर अयोग्य नहीं होता, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अयोग्य नहीं होगा तो सस्पेंड हो सकता है। बाकी यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, जुर्माना पूछा यहां पे, तो कार्य क्या हो सकती है, जुर्माने से 1000 से 2000 तक के बीच में, 5000 के बीच में, 6 माह से 12 माह तक। तो यहां पर जो आपकी कारावास की सजा होती है, तो यही यहां पर देखो कम से कम 1000 होगा, अधिक से अधिक 12 माह होगी, तो ये सही हो गया। प्रश्न संख्या 8, वाहन के पीछे किस रंग की रोशनी की अनुमति होती है। वाहन की बैक साइड के बारे में पूछा है। आप सभी को पता होगा कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर एक जो टेल लाइट होती है, टेल लाइट में सबसे ऊपर रेड होती है, जो एक तो मतलब रेड बत्ती होती है, जैसा कि माना कि ये रेड लाइट है, तो ये रेड लाइट है ब्रेक के इस्तेमाल पे ऑन होती है। एक वाइट होती है जो कि रिवर्स के समय ऑन होती है। एक आपकी येलो होती है जो कि साइड इंडिकेटर या पार्किंग लाइट के समय ऑन होती है। तो जो पीछे का जो स्थान होता है ना, वहां पे रेड लाइट का होना अति आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। आप सभी को पता होगा कि जो धारा 66 है वो परमिट के संबंध में उल्लेख करता है। परमिट होना चाहिए ये बात इंडिकेट करता है। परमिट नहीं होता है तो कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है, आप सभी को इसके बारे में भी पता होगा। यहां पर आप सभी को पता है कि यहां पर अगर आप बिना परमिट की गाड़ी चलाते हैं तो आरसी है उसको भी रद्द किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो जवाब हो जाएगा, यहां पर कौन सा जवाब हो जाएगा, यहां पर वाहन को जब्त करना या रोकना, पंजीकरण प्रमाण पत्र जब्त करना, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों, क्योंकि धारा 66 के अकॉर्डिंग परमिट का होना अति आवश्यक है। परमिट नहीं होना धारा 192 ए लागू होता है और 10,000 का जुर्माना इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, मोटर वाहनों के निरीक्षक का अर्थ होता है। मोटर वाहनों के निरीक्षक का अर्थ, ये ऐसे भी प्रश्न यहां पर पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सहायक मोटर वाहन निरीक्षक जो होगा वो मोटर वाहनों के निरीक्षक का अर्थ है, वो होगा सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, अस्थायी पंजीकरण की वैधता अधिक नहीं है। किससे अधिक नहीं है, 1 माह से अधिक नहीं होती है। धारा जो 43 है इसके अकॉर्डिंग आप जो एक गाड़ी होती है इसकी जो आरसी आप अस्थायी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी केवल 1 माह होती है। वैलिडिटी कितनी होती है, 1 माह होती है। रंग का पूछ ले तो यहां पर येलो पे क्या होता है, येलो पे रेड होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, येलो पे रेड होता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो आरसी होती है इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। टेम्परेरी जो आरसी है इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता, रिन्यू नहीं होती। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कार्य नहीं है, मतलब कि आरटीओ का कार्य नहीं है। तो ये बताना है आपको यहां पर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्टेज कैरिज परमिट का अनुदान, अनुबंध कैरिज परमिट का अनुदान, निजी सेवा वाहन परमिट का अनुदान, या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कार्य है। कौन कौन से कार्य आरटीओ के होते हैं ये पूछा भाई, है ना। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। स्टेज कैरिज का परमिट भी देता है, अनुबंध कैरिज का भी देता है, निजी सेवा वाहन का भी देता है। तो ये सभी इसके जो आंसर हो जाएंगे, ये सभी कार्य आरटीओ के होते हैं। पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। एक जो पर्यटक परमिट होता है ना, यहां पर आपको ध्यान देना है, जो नेशनल परमिट हो, पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या आपको कम से कम जो पर्यटक परमिट होगा 3 राज्यों के लिए आपको जरूर प्राप्त वो करना पड़ेगा। 3 राज्य आपको पर्यटक परमिट के रूप में सिलेक्ट है वो करने पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नेशनल जो परमिट होता है वो गृह राज्य सहित 4 राज्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक होता है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट AITP,
AITP, जो कि पूरे भारत के लिए यहां पे लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 जो है कम से कम राज्य पर्यटक परमिट के लिए होना चाहिए। प्रश्न 14 है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि होगी। आप सभी को पता है कि यहां पर नशीली दवाओं के यहां पर धारा 185, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बोतल चूस के आप गाड़ी चलाते हैं तो यहां पर धारा 185 लागू होती है। और जुर्माने की बात करें तो 10,000 का जुर्माना है, और सजा की बात करते हैं तो 6 माह की सजा यहां पर होती है। तो यहां पर राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 15 आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात चाहती हूं मैं बताना चाहूंगा, शराब की जो मात्रा है उसकी जो आपकी मात्रा होती है वो 100 ml ब्लड में यहां पर 30 mg अगर एल्कोहल है या इससे ज्यादा है तो आप इसमें अपराधी माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। योग्यता परीक्षण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होता है? योग्यता परीक्षण के लिए तो योग्यता परीक्षण किसके लिए होता है? डीएल के लिए होता है। और डीएल को जो जारी करेगा, जो ये काम करेगा, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण कहलाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंग्रेजी में और लाइसेंसिंग प्राधिकरण हिंदी में हो जाएगा। प्रश्न 16 है, पर्यटक मोटर कैब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल क्या होता है? शानदार प्रश्न पूछा गया। यानी कि एक बात है कि मोटर कैब होगी और उसको अगर पर्यटक वाहन के रूप में काम लेंगे तो परमिट जो दिया जाता है ना, परमिट दिया जाता है वो 9 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन अदर जो व्हीकल होते हैं, अन्य व्हीकल, उनके मामले में 8 साल का ही दिया जाता है। तो यहां पर पूछा क्या है? पर्यटक मोटर कैब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल के अलावा, भाई मोटर कैब है तो उसका जीवन काल 9 साल होगा। 9 साल पुराना होने तक उसको पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। बाद में उसको पर्यटक परमिट दिया ही नहीं जा सकता तो फिर उसको आप पर्यटक वाहन भी नहीं कह सकते। इसीलिए पर्यटक मोटर कैब के अलावा पर्यटक जो वाहन होंगे वो 8 साल के लिए उनका जीवन काल होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ रहा है ना? ये बताइए कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रहा है ना? यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर कार चलाता है तो न्यूनतम दंड क्या होगा? आप सभी को पता है कि जो मतलब धारा 39 है, धारा 39 है नीड किसकी? आरसी की। किसकी? आरसी की। ये आपका उल्लेख वो किया गया है। तो इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो धारा 192 लागू होती है। और धारा 192 के तहत 2000 से लेके कम से कम 2000 अधिकतम 5000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। धारा 40 क्या कहती है कि आप पंजीकरण कहां करवाते हैं? 41 कहती है कैसे करवाते हैं? 43 कहती है कि आप एक अस्थायी पंजीकरण भी बनवा सकते हैं। धारा 39 कहती है कि आपको लाइसेंस की जो आपको पंजीकरण की आपको आवश्यकता होगी अगर आप वाहन का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या हम 18 पे चलते हैं। परिवहन वाहनों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं होगी। परिवहन वाहनों के लिए, परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, परिवहन वाहनों के दूसरे वर्ग को जोड़ना, परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। तो यहां पर ये सभी मतलब इन सभी मामलों में यहां पर जो है शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू नहीं होगी, इसका उल्लेख किया गया। तो आप परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को अगर रिन्यू करवाते हैं ना तो भी आवश्यकता नहीं है, दूसरा वर्ग जोड़ते हैं तो भी नहीं है, और आप अगर परिवहन वाहन के अलावा किसी भी वाहन चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाते हैं तो भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता होगा कि एचएमवी के लिए 8वीं पास की जो योग्यता है यहां पे रखी गई थी, और यहां पर बताया भी गया है कि अब जो है 2019 के बाद में ये योग्यता भी हटा दी गई है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता होगा कि स्पीड गवर्नर क्या होता है और क्या काम करता है। स्पीड गवर्नर का काम है स्पीड को मेंटेन करना, और ये कहां पे लगा रहता है? ये फ्यूल FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में लगा रहता है, और इसका काम है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करना। ये क्या करता है साथियों? आपको पता है ये टंकी है, ये टंकी है, ये आपका FIP है, FIP है, और यहां पे क्या है? स्पीड गवर्नर होगा, स्पीड गवर्नर होगा, और यहां पे क्या है? इंजन होगा। मतलब कि जो FIP से जो तेल जाएगा वो इस स्पीड गवर्नर से होके जाएगा, तो ये क्या करेगा? गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा की गति पर चलने नहीं देगा, यानी कि ज्यादा तेल की सप्लाई नहीं करेगा, जिस कारण गाड़ी है वो ओवर स्पीड में नहीं चल पाएगी। अब आपसे पूछ ले कि स्पीड गवर्नर जो है वो कौन से वाहनों के लिए आवश्यक होता है, किन गाड़ियों में इनकी आवश्यकता होती है? तो ये स्टेज करी जो वाहन होते हैं ना, इनमें
ये आवश्यक होती है। स्टेज करीज वाहन कौन से होते हैं? मंजिली गाड़ियाँ, जिनमें यात्री बैठकर सवारी करते हैं और अलग अलग किराया देते हैं, जैसे कि रोडवेज बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं। बसों में आप बैठकर यात्रा करते हैं, अलग अलग किराया देते हैं और आप अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो वो एक प्रकार का स्टेज करीज होगा। और उन गाड़ियों में स्पीड गवर्नर होगा, ताकि ज़्यादा स्पीड के चक्कर में किसी भी माल या जान की हानि न हो सके। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, स्पीड गवर्नर की जो स्पीड होती है ना, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इससे ज़्यादा गाड़ी को चलने नहीं देता है। समझ में आ रहा है ना? मोटर वाहन विभाग का प्रमुख कौन होता है? मोटर वाहन विभाग का प्रमुख होता है परिवहन आयुक्त, यानी मतलब कि जो है परिवहन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अमान्य करीज का अर्थ है कि एक मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अमान्य करीज का मतलब है इनवैलिड कैरेज, इसको आप इनवैलिड भी कह सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो 2019 में संशोधन हुआ है, इसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिला है। और आप सभी को पता होगा कि अमान्य करीज होता है जो विकलांग व्यक्ति जो होते हैं ना, विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो डिजाइन किया गया जो वाहन होता है ना, उनको अमान्य कैरिज या इनवैलिड कैरिज कहा जाता है। लेकिन 2019 के बाद में इसका जो नाम है, इसको काट के अडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया। अडेप्टेड व्हीकल है, इसको कर दिया गया अडेप्टेड व्हीकल। अनुकूलित यान, रूपांतरित यान, जो जिसको रूपांतरित कर दिया गया है, जिसका रूप परिवर्तन कर दिया गया है, ऐसा वाहन है एक प्रकार से, मतलब अडेप्टेड, अनुकूलित या रूपांतरित यान कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो बनाया गया जो वाहन है वो अमान्य कैरिज कहलाता है। प्रश्न 22 है, फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र को दोस्तों हम अंग्रेजी में एनओसी के नाम से जानते हैं। और फाइनेंसर जो फाइनेंस करता है, तो यहां पर फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो क्या है? वाहन का परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, वाहन का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। माना कि आपके पास में गाड़ी है और आपने फाइनेंस करवा रखा है, तो आपकी गाड़ी फाइनेंस करवाते ही दूसरे के नाम गिरवी हो चुकी है। अब अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करवाएंगे, वाहन का परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से जारी करवाना चाह रहे हैं, एनओसी ले रहे हैं, या वाहन का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन करवा रहे हैं, तो फाइनेंसर के जो साइन है उसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि फाइनेंसर ने क्या किया है? आपको लोन दिया है और वो अब आप कोई परिवर्तन करवाएंगे उससे पहले उसकी इजाजत है वो लेना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 73 का अर्थ होता है। जो धारा 73 है ना, इसमें अनुबंध कैरिज है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के नाम से जानते हैं। इसके लिए आवेदन के संबंध में यहां पर बताया गया है। जो धारा यहां पर 70 है वो स्टेज कैरिज के बारे में बताती है। और जो निजी सेवा वाहन परमिट है, इसके लिए जो धारा 76 है वो यहां पर उल्लेख करती है। और जो माल ढुलाई होता है, वो माल ढुलाई के लिए धारा 77 है वो उल्लेख करती है। ठीक है, अनुबंध कैरिज कौन सा हो गया? 73 हो गया, स्टेज कैरिज 70 हो गई, निजी सेवा वाहन 76 हो गई, माल ढुलाई परमिट 77 हो गई। तो इस प्रकार से इन धाराओं में इनका उल्लेख यहां पर किया गया है। प्रश्न 24 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 178 का संबंध, जो धारा 178 है इसका संबंध किससे है? आप अगर बिना टिकट अगर आप स्टेज गाड़ी में अगर यात्रा कर देते हैं, रोडवेज में या जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होते हैं जिनमें अलग अलग किराया लेते हैं, मंजिली गाड़ियां, स्टेज वाहन होते हैं, इनमें अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो धारा 178 जुर्माने का प्रावधान करती है। और आप सभी को पता होगा कि यहां पर जुर्माना 500 रुपए यहां पर हो सकता है अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिना टिकट स्टेज कैरिज में यात्रा करने पर जुर्माने का प्रावधान धारा 178 करती है। कंडक्टर और ड्राइवर का कर्तव्य पालन भी इसी धारा के तहत है, वो यहां पर निर्धारित किया गया है। तो आप सभी को ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में वो रखनी है। प्रश्न संख्या 25 है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का चालक वर्दी में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से मूल रूप से प्रस्तुत करेगा। मूल रूप से यानी कि ओरिजिनल कौन सा प्रस्तुत यहां पर करना आवश्यक होता है, तो ये आपको बताना है। यहां पर आप सभी को पता होगा कि जो धारा 130 है, एक तो धारा 130 है, एक धारा आपके 158 है, जो कि कहती है 7 दिन के अंदर अंदर आपको सारे दस्तावेज यहां पे प्रोड्यूस करने होते हैं। और धारा जो 130 है ये कहती है 15 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2019 में यहां पर डिजी लॉकर की भी सुविधा की गई है। डिजी लॉकर में भी आप अपने जो है यहां पर कागज है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। आपको हर स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को मूल रूप से आपको प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है साथियों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से लर्निंग लाइसेंस आवेदन जो कि फॉर्म 2 जमा किया जाता है के साथ निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है? तो जब आप फॉर्म 2 जमा करवाते हैं, फॉर्म 2 जमा करवाते हैं तो यहां पर उचित शुल्क, वजन का प्रमाण, निवास का प्रमाण, आयु का प्रमाण, फॉर्म 2 आपको पता है डीएल के लिए होता है, तो ये भरेंगे तो आपको वजन का प्रमाण की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, हल्के मोटर वाहन पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का न्यूनतम आकार क्या होगा? एलएमवी गाड़ी के बारे में पूछा है कि भी न्यूनतम आकार क्या होगा, तो इसका आकार होगा 340 गुणा 200 mm। 340 गुणा 200 mm इसका जो साइज है वो यहां पर हो जाएगा। ये बस के लिए, ट्रक के लिए और एलएमवी के लिए, किस किस के लिए? बस भी होगी, ट्रक भी हो जाएगी और एलएमवी भी हो जाएगी। इन सभी के लिए इसी प्रकार की जो नंबर प्लेट है, इसी साइज की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि मोटर वाहनों के निरीक्षक ने ऐसा करने की मांग की है तो व्यक्ति किस अवधि के भीतर प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत है वो करेगा? शानदार प्रश्न है। यहां पर धारा जो 158 है, धारा 158 है वो ये कहती है अगर कोई अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो यहां पर आपको 7 दिवस के भीतर यहां पर आपको डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो आरसी हो जाती है, परमिट हो जाता है, फिटनेस हो जाती है, टैक्स हो जाता है। मेन ये होते हैं 5वां इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर पीयूसीसी की बात कर लेते हैं। पीयूसीसी भी आपको दिखाना आवश्यक होता है। धारा 29 प्रश्न 29 है, धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मध्यम माल वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना क्या होगा? 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मध्यम माल वाहन यानी कि आप अगर बिना आरसी गाड़ी चलाते हैं, धारा 39 तो कहती है भी आपके पास में आरसी होनी चाहिए, लेकिन आप अगर बिना इसके चलाते हैं तो धारा 192, तो यहां पर अधिकतम जुर्माना पूछा है। धारा 192 जो है यहां पर 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माने का प्रावधान करती है। तो यहां पर अधिकतम पूछा है तो 5000 रुपए यानी कि 5000, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिना आरसी गाड़ी चलाना चाहिए, कोई सी भी गाड़ी हो। वाहन के वर्ग की पहचान के लिए किन मापदंडों की जांच की जानी चाहिए जिसको चेक करके आप किसी वाहन को हल्के मोटर वाहनों के रूप में पहचान सकते हैं? आप किस चीज को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि भी वो वाहन है वो भी हल्का है या भारी है? तो आप सभी को यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी छोटी गाड़ियां हैं तो छोटी गाड़ियों को तो देखा जाएगा लदान रहित भार, अगर कॉमर्शियल व्हीकल है उनका देखा जाएगा सकलयान भार यानी कि GVW ग्रोस व्हीकल वेट यहां पर देखा जाता है, और छोटी गाड़ियां हैं उनका लदान रहित भार देखा जाता है। तो इनमें दोनों में फर्क होता है। तो यहां पर पूछा किसके बारे में? हल्के मोटर वाहनों के बारे में। तो हल्के मोटर वाहनों को लदान रहित वजन के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन यहां पर जो सकलयान भार है वो कौन से? भारी मोटर वाहन जो होते हैं उनको सकलयान भार से देखा जाता है। प्रश्न समझ में आया क्या? फिटनेस का प्रमाण पत्र में फॉर्म में दिया या नवीनीकृत किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो धारा 56 है इसमें फिटनेस का उल्लेख किया गया है कि भी आपकी जो प्राइवेट गाड़ी होगी उसका फिटनेस 15 साल के लिए होगा, कॉमर्शियल गाड़ी होगी प्रथम 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस टाइप से आपको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि फॉर्म संख्या 38 में होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परमिट की 5 साल की अवधि के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो यहां पर क्या होगा? परमिट की 5 साल की अवधि के लिए जो आवेदन है वो नहीं किया जाता है। नियमित परमिट, पर्यटक परमिट, अस्थायी परमिट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पे? अच्छा थोड़ी सी दिक्कत, 1 मिनट, चलो ठीक है। आवाज आ रही है ना भाई? तो आप सभी को पता है कि भी नियमित परमिट होता है, पर्यटक परमिट होता है, तो इन दोनों के लिए 5 साल के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी जो परमिट होता है इसका जो आवेदन है 1 माह से लेकर 4 माह तक किया जाता है। धारा की बात करते हैं, धारा 87 है, इसके बारे में उल्लेख करती है, और यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पर लाइसेंस या परमिट है वो जारी करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई मेला हो जाता है, मेला आ जाता है, कोई धार्मिक उत्सव आ जाता है, यहाँ पर कोई विशिष्ट परिस्थितियां आ जाती है, कोई मौसमी कोई काम आ जाते हैं, या आपने परमिट के लिए आवेदन कर दिया है और अभी तक परमिट आया नहीं है, तो 4 टाइप के अस्थायी परमिट है, 4 प्रकार से आप जारी करवा सकते हैं। तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34,
अधिकतम जुर्माना क्या है? यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन को ऐसे तरीके से चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक होता है। शानदार प्रश्न यहां पे पूछा गया। खतरनाक की बात करते हैं तो धारा 184 आ जाती है। धारा 184 में आप सभी को पता है कि 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना है। तो यहां पर क्या पूछा है कि जो खत के जनता है तो अधिकतम जुर्माना पूछा है, तो अधिकतम जुर्माना यहां पर हो जाएगा 1000 रुपए और 5000 रुपए। 1000 से 5000 यहां पर मतलब यहां इसका कहना है, लेकिन 5000 इसका जो जवाब है यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पर 2000 से लेके 5000 रुपए तक होता है। कम से कम पूछे तो 2000 बताना है, अधिकतम पूछे तो यहां पर 5000 बताना है। इसको आप यहां से काट दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। श्वास परीक्षण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होता है? यहां पर श्वास परीक्षण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होता है? वर्दी में एक पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी को पता है कि वर्दी में जो एक पुलिस अधिकारी होता है ना, वही श्वास परीक्षण कर सकता है। श्वास परीक्षण की स्थिति कब आती है? मादक द्रव्यों का अब अगर आप सेवन करते हैं, धारा 185, बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। फिर भी कई लोग पी लेते हैं, बोतल चूस लेते हैं, तो यहां पर श्वास परीक्षण करवाया जा सकता है। एक तो होता है श्वास परीक्षण, एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट, जो धारा 203 यहां पे होता है श्वास का परीक्षण। धारा 204 लेबोरेटरी टेस्ट यानी प्रयोगशाला टेस्ट यहां पर आपका करते हैं, जिसमें ब्लड के अंदर कितनी जो है एल्कोहल है उसको देखा जाता है। तो यहां पर श्वास परीक्षण धारा 203, वर्दी में एक पुलिस अधिकारी है, यह काम कर सकता है। प्रश्न 36 है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम है यानी CMVR 1989 के नियम 4 में उल्लिखित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो पते और आयु के प्रमाण पत्र के लिए कौन सा दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है? मतलब कोई व्यक्ति है जो कि आपको कुछ दिखा नहीं सकता, तो यहां पर कौन सा जो दस्तावेज है वो मान्य हो सकता है? तो कार्यपालक दंड अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र पर एक नोटरी पब्लिक के सामने शपथ ली हो, तो ये सभी दस्तावेज आप यहां पर दिखा सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप एक काम करते हैं तो आपके दस्तावेज मान्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण यानी कि मालिकाना हक को ट्रांसफर करना के लिए आवेदन अंतरण करने वाले के द्वारा किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? आप सभी को पता है कि जो मालिक के एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन जो होता है अंतरण करने वाले के द्वारा किया जाएगा। किस फोरम में? फोरम संख्या 29 में किया जाता है। यहां पे स्वामित्व के हस्तांतरण का आवेदन तो इसमें 29 में होता है, 30 में ट्रांसफर है वो करवा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे अगला है 38। दिशा सूचक 38 है, दिशा सूचक का रंग होता है। दिशा सूचक जो होता है ना, यहां पर आप सभी को पता होगा दिशा सूचक का जो रंग होता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एम्बर कलर यहां पे होता है। इसको हम पीला भी कह सकते हैं, संतरा भी कह सकते हैं। पीला, ऑरेंज या संतरा कलर भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होगा दिशा सूचक का रंग कैसा होता है? एम्बर कलर होता है। प्रश्न संख्या यहां पर 39 है, मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? यहां पर कुछ जो कैंडिडेट है समझे नहीं। दिशा सूचक का मतलब है डायरेक्शन जो साइन होते हैं ना, डायरेक्शन जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि साइड इंडिकेटर हम कहते हैं, तो साइड इंडिकेटर को ही डायरेक्शन इंडिकेटर कहा जाता है और डायरेक्शन को दिशा कहा जाता है। तो यहां पर आपको समझना है कि साइड इंडिकेटर का रंग कैसा होता है, तो येलो कलर यहां पर होता है, आपको ध्यान में रखना है। दिशा सूचक का रंग कैसा होगा? एम्बर। दोस्तों यहां पर एम्बर और पीला दोनों आ गया ना, तो आपको वरीयता एम्बर को देनी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? अधिकतम चौड़ाई की बात करते हैं तो 2.6 मीटर से चौड़ा कोई भी वाहन नहीं होना चाहिए साथियों। प्रश्न संख्या 40 है, मोटरसाइकिल में उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है? पीछे बैठने वाले के लिए हैंड ग्रिप, व्हील रिम, हैंड ब्रेक और साइलेंसर। शानदार प्रश्न है कि भी जो टू व्हीलर जो वाहन होते हैं उनमें सुरक्षा फीचर कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर पीछे बैठने वाले के लिए हैंड ग्रिप जो होती है ना, ये एक सुरक्षा उपकरण है और इससे कि नीचे गिरने से आदमी बच जाता है, उसको पकड़ लेता है, ग्रिप उसमें आ जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आज जो हमने प्रश्न किए हैं इनके जितने भी फैक्ट है जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको एक कॉपी और पेन लेके उनमें लिखते रहना है, ताकि राज सर का ये वीडियो आपको इन द फ्यूचर कभी भी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। वरना आप क्या करेंगे, बाद में मूड बना लेंगे और इन्हीं वीडियो को आप दोबारा देखने का मन करेंगे, यार कि उसमें थोड़ी अच्छी चीजें थी, मैं उनको दोबारा से देख लेता हूं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम में आप नोट्स बनवाते हैं तो। साथियों आज के पेपर में हमने काफी अच्छा
यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको देने का प्रयास किया है और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का, सिखाने का प्रयास किया है। काफ़ी कुछ अच्छा एफर्ट हमने किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पर उन चीज़ों को आपको सभी को क्या करना है, आसानी से आपको उनको लिखते जाना है। लिखेंगे नहीं तो ये फोरगो हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा एक सेशन है इसका पार्ट फर्स्ट यहाँ पर समाप्त होता है और पार्ट सेकंड है हम कल की जो क्लास है उसमें लेंगे, तो आप उसको भी देखना मत भूलिए। तो गजब का सेशन है और आगे के जो पर्सन है काफ़ी लंबा सेशन है, तो मैं सीमित जो टाइम है इसमें आपको ये करवाने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।